नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद रिलेटिव मोशन में। ठीक है, और रिलेटिव मोशन में भी हम लोगों को कई सारे एप्लीकेशन देखने हैं छोटे छोटे, सर जिसमें वन सर डायमेंशन। हाँ बोलिए। सर टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भेजे, उसको भेज दीजिए, वो बता दीजिए बस। ठीक है, रिलेटिव में फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रिलेटिव मोशन है, मैंने बोला कि दो तीन चीजें हैं। वन डायमेंशन मोशन हो गया रिलेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इसमें रिवर्स स्विमर मोशन भी आता है, फिर इसमें रेन मैन मोशन भी आता है। अल्टीमेटली ये समझो कि रिलेटिव मोशन का क्या, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन देखा जाए तो एक नया मोशन है। रिलेटिव मोशन कोई नया मोशन नहीं है, ठीक है ना। बस ये टॉपिक का नाम दिया हुआ है तो इसको हम रिलेटिव मोशन बोल रहे हैं। ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो तो कर ही रहा है। अब वो मोशन चाहे स्ट्रेट लाइन कर रहा हो, चाहे पैराबोला पे कर रहा हो, ठीक है। अगर हम उसको फ्रेम चेंज करके ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम अगर रिलेटिव की कैटेगरी से सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें रिलेटिव से विजुलाइज करना आसान हो जाता है। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, सीधी बात है। ट्रेन चल रही है, एक्सीलरेशन है या वेलोसिटी है जो भी है, और हम कहा जाए कि भाई ट्रेन के अंदर हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिया। तो ट्रेन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल फेंका है, ठीक है, उसका पाथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो सब निकालना है। तो अगर हम इस चीज को ग्राउंड से निकालेंगे ना तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। डिफिकल्टी इसलिए हो जाएगी क्योंकि ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, पार्टिकल भी जा रहा है, तो मल्टीपल मोशन आ गए। लेकिन अगर हम यही सेम टू सेम सिचुएशन ट्रेन के अंदर बैठ के सॉल्व कर ले तो ट्रेन के अंदर बैठ के वो हमको प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा। सीधा सा यही फायदा है। रिलेटिव मोशन का फायदा सिर्फ यही है कि जब मल्टीपल मूविंग बॉडीज आ जाती हैं सिस्टम में, तो हम अगर, जैसे लिफ्ट का क्वेश्चन है, तो अगर लिफ्ट के अंदर जाके सॉल्व करेंगे तो वो रिलेटिव मोशन बन जाएगा। ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो वो रिलेटिव मोशन नहीं कहलाएगा। तो फायदा रिलेटिव मोशन का बस यही है कि कई सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि जहां पे हमें विजुलाइज करना यूजिंग रिलेटिव मोशन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे ऐसा लगेगा कि सर ग्राउंड से ही कर लेना ज्यादा अच्छा है, तो वो तुम्हारी चॉइस है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगा। तो फंडामेंटल क्या है, सबसे पहले तो बेसिक बात कि रिलेटिव मोशन का अगर एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे, रिलेटिव मोशन का क्या एक्सप्रेशन आएगा जब भी हम फ्रेम चेंज करेंगे। तो ऐसे मान लो कि दो पार्टिकल हैं, और मान लो दोनों पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है पार्टिकल 1 और एक पार्टिकल है पार्टिकल 2। और दोनों पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो पार्टिकल 1 इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, पार्टिकल 2 इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो भाई ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। बट अगर हम इसी सिचुएशन को रिलेटिव से सॉल्व करें, मतलब ये जो मैंने पहला डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाया है कहाँ से देखने पे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दूसरा एक डायग्राम हम और बनाएंगे जिसमें हम रिलेटिव सॉल्व करेंगे। रिलेटिव में हम लोग ये बोलते हैं कि सपोज हम किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल को देखना चाहते हैं अगर, तो देखो किसी एक पार्टिकल की रिस्पेक्ट में अगर दूसरे पार्टिकल को देखना है, तो जैसे मान लो हम बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। तो देखो अगर विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है कि हम अब पार्टिकल 1 के ऊपर, मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूँ कि पार्टिकल 1 पे बैठ जाओ। तो ये बताओ कि हम जिस पार्टिकल पे बैठ गए, क्या वो पार्टिकल हमेशा के लिए रेस्ट पे हो गया? क्यों भाई, कि हमको चलता हुआ नजर आएगा? वो पार्टिकल हमको हमेशा रेस्ट पे ही नजर आएगा। अब ये बताओ कि पार्टिकल 1 पे बैठ के पार्टिकल 2 की पोजीशन क्या आएगी? तो पार्टिकल 1 पे बैठ के पार्टिकल 2 की पोजीशन ये वाला वेक्टर बनेगा। इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। R21 को क्या बोलते हैं? R21 कहलाता है पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो पार्टिकल 1 पे बैठ के पार्टिकल 2 हमें इस पोजीशन पे नजर आएगा, और तो और पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है वो भी हमको डिफरेंट नजर आएगी, और उसको हम लोग बोलते हैं v21। v21 क्या कहलाएगा? तो v21 को भी हम लोग इसी तरह से बोलेंगे, ये कहलाएगी वेलोसिटी
ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 1 पे बैठने के बाद 2 की क्या वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हमको कन्वर्जन समझना है कि अगर हम ग्राउंड से रिलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो चीजें कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा आ ही गया भाई, R21 वेक्टर। आप ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में इन तीनों वेक्टर में रिलेशन बता सकते हो क्या बनेगा? क्यों भाई, इन तीन वेक्टर्स में क्या रिलेशन बनेगा बोलिए? R1, R2 और R21 में। क्यों भाई? हम्म ना, आवाज कहाँ से? R21 कितना आएगा? वेक्टर R1 पर वेक्टर R21। भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर हेड टू टेल ऐड हो रहे हैं, तो अगर इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हम लोग को लिखना चाहिए कि R1 में R21 ऐड करेंगे तो R2 निकल के आएगा। R1 में R21 ऐड करेंगे तो R2 निकल के आएगा, यानी रिलेशन लिखें तो ऐसे लिखना चाहिए कि R2 जो होगा वो R1 प्लस R21 के इक्वल होगा। तो R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R21 की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये पहला रिलेशन हो गया पोजीशन फाइंड करने के लिए। इसी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया वेलोसिटी फाइंड करने का। और मैं कहूँगा कि इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। यही तीन चीजें हैं जिनकी हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट जो रिलेटिव मोशन है मैंने बताया वो बस यही है कि अगर हमें फ्रेम चेंज करना है, मतलब ग्राउंड से हट के किसी पार्टिकल के फ्रेम में जाना है, तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे। ध्यान ये रखना है कि ये सारी की सारी जो है वेक्टर इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। वेक्टर इक्वेशंस को हम जब भी यूज करेंगे तो साइन के साथ या आई कैप जे कैप के साथ ही यूज करेंगे। बोलिए पहले, यहां तक क्लियर है? देखिए, नोट करिए पहले यहां तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं वन डायमेंशन में ही। एप्लीकेशन इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में इसका क्या एप्लीकेशन आएगा, तो देखते हैं वन बाय वन। जैसे मान लो कि पहला सिचुएशन ये है कि भाई हमसे सीधे सीधे ऐसे बोला जाए कि मान लेते हैं कि दो बसेस हैं और ये दोनों बसेस एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। लेट्स से ये इधर आ रही है v1 वेलोसिटी से, ये इधर आ रही है v2 वेलोसिटी से, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है। तो हमसे पूछ सकता है कि दोनों बस कितने टाइम पे एक दूसरे को कवर कर लेंगे, डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेंगे, या कोलाइड कितनी देर में हो जाएंगी। क्यों भाई? तो ये जो मैंने पहला डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में है? रिलेटिव है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? क्यों भाई? ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
और दूसरा हम लोग एक और फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग सेम सिचुएशन किसी एक के रिस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से, जब हम किसी एक के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये डिसाइड कर लो कि किसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो कोई भी ले सकते हैं। तो कौन सी बस पे बैठना पसंद करोगे? मान लो हम ऐसे बोलें कि विद रिस्पेक्ट टू बस 1। तो अगर आप बस 1 पे बैठ जाते हो तो बस 1 कैसी हो जाएगी? क्या बस 1 जो है वो रेस्ट पे हो जाएगी? अब ये कि बस 1 पे बैठने के बाद आपको बस 2 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी? तो देखो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। अब ये बताओ कि 2 की वेलोसिटी कितनी थी? क्या 2 की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में v2 थी? तो लेफ्ट साइड में v2 का मतलब है कि माइनस v2 लिखेंगे। माइनस बस 1 की वेलोसिटी कितनी थी? बस 1 की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी v1, तो ये प्लस v1 लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगी माइनस ऑफ v1 प्लस v2। इसका मतलब है कि 1 पे बैठने के बाद 2 की वेलोसिटी हमको नजर आएगी, कितनी नजर आ रही है? नजर आ रही है v2 प्लस v1, और नेगेटिव साइन का मतलब है किधर की तरफ नजर आएगी? इधर की तरफ। तो अब फायदा ये हुआ कि जब हम इस पे बैठ गए तो केवल यही बस चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है? v2 प्लस v1 से। और कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है? d डिस्टेंस। तो सीधा सीधा अगर टाइम निकालना हो तो टाइम को हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं d अपॉन v1 प्लस v2। सर तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ये छोटी सी बात याद रख सकते हो। हाँ बोलिए अब। सर सर जैसे अगर V2 राइट साइड जाती और V1 लेफ्ट साइड जाती तो यही कंडीशन यहाँ पे भी होती। सेम टू सेम सिचुएशन होती, बना के देख कंडीशन लो। सेम टू सेम सिचुएशन होती, आप फिर से ड्रॉ करके देख सकते हो। मेन चीज यहाँ पोजीशन का है ना सर, देखना भाई पड़ेगा। मान लो ये इधर जा रही है v1 से और ये इधर जा रही है v2 से, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ना, अब कम थोड़े ना होगा। तो अब ये जो यस डायग्राम सर। बनाया मैंने, ये डायग्राम बनाया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप इसको कन्वर्ट करो 1 पे बैठने के बाद क्या नजर आएगा? 1 पे बैठने के बाद क्या नजर आएगा? V2 मोशन में दिखेगा हम्म सर। 1 पे अगर बैठेगा कोई तो 1 रेस्ट पे रहेगा और सेकंड वाला मोशन पे रहेगा। हाँ, तो कितना आएगा? और उससे विद रिस्पेक्ट टू बस 1, मतलब 1 पे बैठ जाओ। तो 1 पे बैठ गए तो 1 कैसी हो गई? रेस्ट पे। तो 1 पे बैठने के यस बाद 2 सर। की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ 2 रखोगे तो क्या रखोगे? प्लस v2 की माइनस v2? प्लस V2 रखेंगे। प्लस v2 रखेंगे। और जब हम v1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो प्लस का रखेंगे यहाँ पे। सर वो भी v1 का प्लस वैल्यू, रखेंगे। v1 का वैल्यू, v1 का वैल्यू माइनस में रखोगे तो ये आएगा प्लस का v1 प्लस v2। तो प्लस आने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी हमको राइट साइड में नजर आएगी, कितनी? v1 प्लस v2। V2 ठीक है सर। तो राइट में होगी या लेफ्ट में होगी वो भी हमें इसी से पता चलेगा जब हम साइन के साथ रखेंगे चीजें। खैर ये दोनों ही केसेस में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप याद रख सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, डायरेक्शन भले ही कोई भी हो। अब भाई सीधी बात है कि अगर पास आ रही थी तो पास ही आएंगी, ऐसा थोड़े ना कि इस पे बैठने के बाद दूर जाने लगेंगी। और अगर दूर जा रही थी तो दूर ही जाएंगी। तो पास आ रही है या दूर जा रही है वो तो सिचुएशन देख के पता चल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अगर हम मोशन किसी एक के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो। ठीक है, बोलिए। और तीसरी सिचुएशन हम लोग बना सकते हैं। मान लो इनकी वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में है और इनके बीच का डिस्टेंस d है।
अब जरा मुझे ये बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? हम्म, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? हम्म, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि V2 बड़ा है या V1 बड़ा है? हम्म, तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे फिर से इसी तरीके से, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। दूसरा एक और डायग्राम बनाते हैं। दूसरा एक और डायग्राम बनाते हैं। किसके ऊपर बैठा जाए? किसी के ऊपर बैठ जाओ। विद रिस्पेक्ट टू बस 1 ही देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू बस 1, तो 1 पे बैठेंगे अगर, तो 1 कैसी हो जाएगी? 1 हो जाएगी रेस्ट पे। तो 1 पे बैठने के बाद 2 की वेलोसिटी क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू प्लस V2 लिखेंगे और V1 की वैल्यू भी प्लस V1 लिखेंगे। तो ये वैल्यू आएगी प्लस का V2 माइनस V1, या फिर ये आएगा माइनस का V1 माइनस V2। अब डिपेंड करेगा कि हमें ये लिखना है या ये लिखना है कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है। तो अगर हम मान लें फिलहाल के लिए कि मान लो V2 बड़ा है, तो V2 बड़ा होगा तो ये दोनों दूर जाएंगे और इसकी दूर जाने की वेलोसिटी हो जाएगी V2 माइनस V1। तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी। ठीक है ना? तो फिलहाल तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जा रही है। बोलिए। और जैसे वेलोसिटी है वैसे ही एक्सीलरेशन है, सेम टू सेम। बताओ भाई। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ। क्या आएगा इसका आंसर? कर रहे हो ट्राई? यस सर।
सर हाँ बोलिए। मजल ऑफ स्पीड मतलब इस बुलेट का स्पीड और वो बंदूक के साथ ना सर? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू गन। यस सर, स्पीड ऑफ बुलेट किसके रिस्पेक्ट में? गन के रिस्पेक्ट। गन के रिस्पेक्ट में। सर 380 आ रहा है। 350 शायद आ रहा है। 3 A police van is moving at a speed 30 kilometer per hour. Fires a bullet at a thief's car which is speeding in the same direction with speed 190 किलोमीटर पर आवर। और मजल स्पीड का मतलब है कि जो गन से सर बुलेट निकल सर, रही है। 105 आ रहा है। 105 आ रहा है सर। 105 तब आएगा जब यहाँ पे 192 किलोमीटर पर आवर होगा। 190 पे ये नहीं आ रहा है। मेरा आंसर जो इसमें लिखा है वो 380 है। सर 380 Yes, मेरा sir, भी आ रहा है। 380 अगर ये जो बोल रहा है आया था। 105 तो यहाँ पे अगर 192 किलोमीटर होता तो आता 105। और वो भी शायद मीटर पर सेकंड आता। हाँ वो मीटर पर सेकंड में आता। देखो मजल सर वेलोसिटी का इसको पहले मैं मतलब समझ लो। मजल स्पीड का मतलब समझ लो, यहाँ क्योंकि ये पे कई जगह आ किलोमीटर सकता है। मैं बता लूं ना बताऊं अब? बोलिए। बताइए आप। सर आप बताइए आप। 150 मीटर पर सेकंड जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू वैन। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे देखा जाए तो तीन चीजें हो गई, बुलेट है, वैन है और थीफ्स कार है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो एट ए टाइम दो पे लगेगी। तो सबसे पहले तो एक काम ये कर सकते हो कि 150 मीटर पर सेकंड को पहले चाहो तो कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सब एक एक जैसे यूनिट में रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो 150 इंटू क्या करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा। कितना बनेगा ये? 540 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या पता है वो लिख लो। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन कितनी है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन है +540। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वैन कितना है? वेलोसिटी ऑफ वैन है 30 +30। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन को हम लोग लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन। अब बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन दिया हुआ है +540। बुलेट का वेलोसिटी हमको एक्चुअल वाला निकालना है और वैन का वेलोसिटी -30 है। तो यहाँ से आप देखो कि बुलेट का वेलोसिटी पहले तो निकल के आया प्लस का 570 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने अप्लाई किया है
किसको किसको कंसीडर किया इसमें? अभी इसमें थीफ की बात ही नहीं आई ना, अभी सिर्फ बुलेट एंड वैन। अब हमें थीफ के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? थीफ के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। इक्वेशन एक ही है रिलेटिव मोशन की। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट है प्लस का 570 और वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना है? तो वो भी है प्लस का 190। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बनेगा? क्यों भाई, प्लस का 380 आता है? बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल वाला। बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन है वैसे तो। सीधा सीधा ही क्वेश्चन है। और देखो, और एक दे रहा हूं। नेक्स्ट देखो, सर 4 आवर 4 आवर ठीक है। और अंबाला से डिस्टेंस होगा 120 किलोमीटर्स। हाँ करेक्ट। तो 4 आवर 120 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली इज 200 किलोमीटर्स। कार ए सेट्स आउट फ्रॉम अंबाला। तो कार ए फ्रॉम अंबाला एट ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर and car B at the same time from Delhi at a speed 20 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी उनकी 30 प्लस 20 हो जाएगी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम होगा? 50 किलोमीटर पर आवर से कम होगा। तो कितना टाइम लगेगा मीट करने में? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो सीधे सीधे आ गया, कितना? 4 आवर। अब पूछा है कि कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? तो देखो टाइम आ गया। अब वापस हमको ग्राउंड फ्रेम में आ जाना होगा। हमें ये पता करना है कि 4 आवर्स के बाद ये ए कहाँ पहुंचेगी। क्यों भाई, और बी भी वहीं पहुंचेगी। बोलिए, ए और बी कहाँ पहुंचेंगे, बस यही निकालना है।
तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 घंटे के अंदर, तो ए का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन 4 आवर्स हो जाएगा 30 किलोमीटर पर की स्पीड से 4 आवर में 120 किलोमीटर, मतलब वो मिलेंगे 120 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। ठीक है, बोलिए। हम्म। और देखिए नेक्स्ट देखिए, सर 30 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। 10 और 30, VA 10 है और VB 30 है। हाँ सर 10 और 30। कह रहा है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो जब ये सिचुएशन आएंगी तभी तो बोलेंगे कि वो एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर रही हैं। इसका डिस्टेंस है 100 मीटर, इसका डिस्टेंस है 60 मीटर, 100 मीटर एंड 60 मीटर। They are moving in opposite direction on parallel tracks. Velocity of shorter train is 3 times that of the longer one. तो इसका मतलब लॉन्गर ट्रेन की वेलोसिटी अगर v है तो शॉर्टर ट्रेन की वेलोसिटी 3v है। अब ये जो पहला डायग्राम मैंने बनाया ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये पहला डायग्राम हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप चाहो तो एक और डायग्राम बना सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में? क्यों भाई, किसी के भी रिस्पेक्ट में देख लो। मान लो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए जब आप करोगे तो इसका मतलब है कि ए पे बैठ जाओ और ए कैसा हो गया, ए रेस्ट पे हो गया। अब ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट है ना 4v। और कब हम बोलेंगे कि बी क्रॉस कर गई है? क्यों भाई, इस सिचुएशन से वो क्रॉस करना शुरू कर रही है, इस सिचुएशन से उसने क्रॉस करना शुरू किया है। और कब बोलेंगे कि ये क्रॉस कर गई है? क्यों भाई, जब ये इस सिचुएशन में आ जाएगी तो बोल सकते हैं कि क्रॉस कर गई है यहां से यहां तक। बोलिए। तो बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया और किस स्पीड से ट्रेवल किया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सेकंड लग रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हो जाएगा 160 मीटर और 4 सेकंड लग रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4v इज इक्वल टू 160/4। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू 10 मिल जाएगी, तो v 10 हो गया तो 3v की वैल्यू 30 हो गई। तो एक ट्रेन की वेलोसिटी 10 है और एक ट्रेन की वेलोसिटी 30 है। बोलिए। ठीक है। एक और इसमें करो फिर चलो बाकी
ये और करो ट्राई। सर 29 मीटर। नहीं 29 तो नहीं आंसर, 29 तो आंसर नहीं है। 55। 55 भी नहीं है। सर 89। हाँ 89 आंसर है। देखो एक बात का ध्यान रखना, रिलेटिव की प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट रिलेटिव से कौन सी सिचुएशन में गलत आंसर मिल जाता है ये भी ध्यान रखना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि अगर आप रिलेटिव से करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब गड़बड़ क्यों हो जा रहा है ये भी समझते हैं। देखो है क्या, दोनों कार अगर चल रही हैं, जैसे कार 1 ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और कार 2 ये जा रही है 12 मीटर पर सेकंड से। दोनों ने एक दूसरे को देखा व्हेन दे आर 150 मीटर अपार्ट, और दोनों ने ही ब्रेक लगाए। तो जब दोनों ने ब्रेक लगाए तो ब्रेक की वजह से जो रिटार्डेशन आया उनमें, वो दोनों में सेम है। रिटार्डेशन इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखें तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 22। और उसी तरह से अगर एक्सीलरेशन रिलेटिव लिखें तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन है क्या, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन से रेस्ट करेंगे तो हमको गड़बड़ आंसर मिलेगा। क्यों गड़बड़ मिलेगा? क्योंकि दोनों कार, देखो मैंने एक बात पहले ही बताई थी कि ब्रेक वाले जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ब्रेक वाला जो एक्सीलरेशन है ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक कोई भी कार चल रही है, ठीक है ना। और क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है तो दोनों के रुकने का टाइम अलग अलग होगा। तो अगर एक कार रुक गई तो फिर रिलेटिव एक्सीलरेशन 2 हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा। रिलेटिव एक्सीलरेशन की वैल्यू 4 तभी तक है जब तक दोनों चल रही हैं, लेकिन अगर एक रुक गई तो उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, तो उसके बाद रिलेटिव एक्सीलरेशन 2 रहेगा। तो इसलिए रिलेटिव से करना बेकार है इस क्वेश्चन में। इसमें डायरेक्ट सीधे सीधे करते हैं कि कार 1 कब रुकेगी, तो कार 1 का डिस्टेंस निकाल दो। कार 2 कब रुकेगी, कार 2 का डिस्टेंस निकाल दो, और फिर उस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके उनके बीच का गैप निकाल दो। बात समझ में आई है नहीं? S1 को हम लोग लिखेंगे vu स्क्वायर अपॉन 2g, और इसी तरह S2 को लिखेंगे u स्क्वायर अपॉन 2g। फॉर्मूला वही लग रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर, और ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी ये 36 मीटर। तो दोनों के बीच में गैप कितना बचेगा, तो 150 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 प्लस 36, तो देखिए 89 मीटर्स आ रहा है ना। यस सर। क्लियर है कि इस केस में रिलेटिव से गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये भी क्लियर करना है ना।
ठीक है, बोलिए। सर हाँ सर अगर दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी तो हम लोग ए रिलेटिव तब तो ले सकते हैं। तब ले सकते हैं, तब ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों सेम टाइम पे रुक रहे हो बस। अब सेम टाइम पे रुक रहे हो, इसके लिए अलग अलग वेलोसिटी और अलग अलग एक्सीलरेशन पे भी हो सकता है कि मान लो इसका वेलोसिटी 10 है, इसका एक्सीलरेशन 2 है, और इसकी वेलोसिटी 20 है, इसका एक्सीलरेशन 4 है, तो भी सेम टाइम पे रुक रहे हैं, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। सेम टाइम पे रुकना जरूरी है भाई। इसको भी 5 सेकंड लगेंगे, इसको भी 5 सेकंड लगेंगे। आई बात समझ में कैसे निकाल रहे हैं 5 सेकंड? तो दोनों Yes. के रुकने का टाइम सेम होना चाहिए, तभी हम रिलेटिव लगाएंगे, नहीं तो फिर हमें इसी तरह से करना पड़ेगा जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोलिए। हाँ सर। बाकी इसमें और भी अच्छे कुछ एप्लीकेशन है थोड़े से, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यस सर। अभी होमवर्क में आपके पास वही है, प्रोजेक्टाइल करो तब तक, ठीक है।